अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की तारीख में हर बार इंतखाबात, प्री पोल रिगिंग, धांधली, रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात के बायस मुतनाज़ा होते रहे हैं, लेकिन आइंदा इंतखाबात अपने इनेकाद से कबल ही बायस तनाज़ा बन चुके हैं। हुकूमत का दावा है कि शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात करना चाहती है और ये उसी का क्रेडिट है कि वो इस्लाहात कर रही है। उधर अपोजिशन का इल्जाम है कि हुकूमत अगले इलेक्शन चोरी करने के लिए मुतनाज़े तरीक़ाकार का इंतखाब कर रही है और यूं 49 निकात पर मुश्तमिल इंतखाबी इस्लाहात के बाकी 47 निकात अपनी अहमियत खो चुके हैं। तमाम तर तनाज़ा 2 निकात के गिर्द घूम रहा है: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोटर के वोट का हक। इसी तनाज़े पर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए और बाद अज़ां चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। अब हुकूमत इस इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल को ज्वाइंट सिटिंग से मंजूर करवाना चाहती है। अपोजिशन क्या लाहे अमल इख्तियार करेगी और मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा क्या होगा, यही आज की गुफ्तगू का बुनियादी मौजू होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम 9/11 सानहे पर बात करेंगे, जिसके 20 बरस मुकम्मल हो चुके और आज की अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये जान कोशिश करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं अमजद अली खान नियाजी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ताज हैदर साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून से अता तारड़ साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर ताज साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो इजलास था सेनेट की कायमा कमेटी का, उसमें काफ़ी तलखी हुई, इल्ज़ामात। दरअसल मामला हुआ क्या वहाँ पर, जो मामला इतनी तलखी की तरफ और इतनी संगीन इल्ज़ामात तक गया? नहीं, अब उसका क्या जिक्र किया जाए, तमाम तर मीडिया वहाँ मौजूद था और वो देख रहा था कि क्या हुआ। मैं बहरहाल कोशिश करता रहा कि ये बग़ैर बात के जो बात की जा रही है, और मैंने बार बार आवान साहब से अर्ज़ किया कि जनाब अली, अगर आपको इस ख़त का जवाब देना है जो लिखा है और तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, जो कि बाद में उन्होंने की। आप इसका तहरीरी जवाब भी दे सकते हैं, जो मैं रिपोर्ट के साथ लगा सकता हूँ। इस मुख्तसर वक्त में हम बिल पे बात करें और कोई तरीक़ाकार ऐसा निकालें कि जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी है उसको भी एब्जॉर्ब करने का एक कोई सिलसिला शुरू कर सकें, और जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको भी हक़ नुमाइंदगी देने की कोई बात कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि एमोशंस, अब अगर एमोशनलिज्म रहेगी और रैशनलिज्म नहीं आएगी तो फिर उसके अंदर नताइज जो हैं वो सही नहीं हो सकते। अब वक्त है कि हम ठंडे दिलो दिमाग से मसाइल का हल सोचें, और जो 8 मीटिंगें हुई थी इस कमेटी की, उसमें यही अप्रोच थी, और मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहता हूँ ऑनरेबल अली मोहम्मद ख़ान साहब को कि उनकी बड़ी मुस्बत जो थी वो रविश थी। वो अपोजिशन ने भी 23 के करीब जो क्लॉज थे उनको तस्लीम किया, यानी मुखालफत बराए मुखालफत नहीं थी, वो ऐसे क्लॉज थे कि जिससे कानून के अंदर बेहतरी आती थी। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी पहले ही दिन कह दिया कि जो आइन से मुतज़ादिम क्लॉज हैं या जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स को घटाते हैं, हम उनको ख़त्म करने पर राज़ी हैं। तो इस तरीके से छोटी मोटी तब्दीलियों के साथ हमने कोई 72 क्लॉज निकाल लिए थे। 2 क्लॉज और बचे थे जिसके ऊपर ये आके झगड़ा कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आया कि सेनेटर साहब, 8 मीटिंग्स आप खुद कह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से हुई और आप अप्रिशिएट भी करें, तो फिर कल ऐसा क्या हुआ कि जज्बात हावी हो गए दलील पर और इदारे तक के ऊपर बात चली गई? भाई, जवान लोग हैं, लड़ पड़ते हैं, मैं तो बुढ़ा हूँ, तो मैं क्या करूं। लेकिन मेरे ख्याल से कौमी पैमाने पे अब वक्त आ गया है वेयर रैशनलिज्म शुड रिप्लेस इमोशनलिज्म। ठीक, ये जो जज्बात हैं मेरे ख्याल से ये अपने घरों के लिए रखें, प्यार के जज्बात, मोहब्बत के जज्बात। यहाँ पे अक्ल से तज्जिया करके, सोच समझ के, तरजीहात को मुकर्रर करके कि अगर तरजीहात ये हैं कि हमें एक बिल पे बात करनी है तो हम पहले उस पर बात कर लें। बगैर बात के झगड़ों में चीखने चिल्लाने के अंदर हम क्यों। और तरजीहात का मैं क्या बताऊं, अब छोड़िए, बात बढ़ जाएगी।
मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन पहले अमजद नियाजी साहब आपसे कि ये जज्बात वो जो कह रहे हैं कि जवान खून है और समझ में नहीं आती, सर ये जो इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्जाम है बहुत संगीन इल्जाम है। ये इल्जाम हुकूमत आपकी पीटीआई आप लोग ओन करते हैं जो आपके वजीर की तरफ से कर लगाया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, पहली बात है कि सियासत के अंदर वैसे तो वो कहते हैं कि जज्बात होते नहीं हैं, हमेशा समझ और बूझ के मुताबिक जो है वो फैसले किए जाते हैं, और ख़ास तौर पे कानून साजी एक ऐसा अमल है जिसमें कौमों के मुस्तकबिल का अहाता किया जाता है ताकि ऐसे कवानीन लाए जा सकें जिसमें एक विज़न दिया जा सके और ऐसे लॉज लिए उन पे कानून साजी लाई जा सके जिससे हम ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ निज़ाम को आगे की तरफ बढ़ा सकें। अब जिस तरीके के साथ अगर हमारे किसी ऑनरेबल मिनिस्टर ने बात की है तो उसमें कुछ वो कहते हैं ना, धुआं वहीं से उठता है जहाँ पे आग होती है, तो मे भी उनके पास कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से उन्होंने इतना सख्त स्टांस लिया है। तो इसके बारे में मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन लाजमी बात है कि कहीं ना कहीं तो कुछ मसला ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब, आपके इल्म में है कि उन्होंने नेशनल असम्बली में बजट की आखिरी स्पीच में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे अपोजिशन को कहा कि आप आएँ और ऐसे अमल से गुजरें जिससे हम मुल्क के अंदर एक शफाफ निज़ाम लेके गए, जिसके नतीजे में मुल्क में जो अक्सर एक इल्ज़ाम लगता रहा है और हर पार्टी जो हारने वाली है वो जीतने वाली पार्टी पे इल्ज़ाम लगाती है कि जी धांधली हो गई या उसको एक शफाफ इलेक्शन करार नहीं देती, तो इसका ख़ात्मा किया जा सके। ये जो इल्ज़ाम तराशी की सियासत है या उसमें हक़ाइक़ भी कभी कभी होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और खान साहब ने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की थी अपोजिशन को, आएँ अगर आप समझते हैं कि बेहतर निज़ाम के लिए कोई आपकी बेहतर तजावीज़ है तो हम हर मकाम पे हर जगह पे बैठने पे तैयार हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो ईवीएम की मशीन के हवाले से एतराज़ात उठाए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 37 के करीब उनके एतराज़ात थे, जो 27 के जो एतराज़ात थे वो तो इलेक्शन कमीशन के अपने हवाले से हैं, उसमें कोई ईवीएम मशीन का तो कोई ख़ास मेरे ख्याल में उसको टच भी नहीं कर रहे थे। 10 ऐसे नुकात थे जिनका ईवीएम के साथ उनके टेक्निकल थे, तो उसके मुताबिक भी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस मशीन के अंदर कोई एल्फी या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जा सकती है, इसके प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। तो मैं ईवीएम की अभी टेक्निकलिटीज पर नहीं आती, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी। मैं मुकम्मल कर लूँ। आयशा, देखें, इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और पार्लियामेंट ने उनको एक इख्तियार भी दिए हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट गवर्नमेंट उसमें जाती है, पार्लियामेंट के अंदर जाती है और वहाँ से कानून साजी हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन बाउंड है उसमें तो कोई वो कि डाट और कामा भी वो चेंज नहीं कर सकती, बल्कि वो उन कवानीन पे अमल करने पे वो उनको पाबंद करती है ठीक है, मैं उस तरफ आऊंगी, लेकिन दोबारा आपसे वही सवाल, अभी आपने कहा कि कहीं कुछ होगा तो धुआं उठता है। सवाल यह है, संगीन इल्जामात आप एक आईनी इदारे के सरबराह पर रख रहे हैं, क्या किसी प्लेटफॉर्म पर आपकी हुकूमत, आपकी जमात ये सबूत रखेगी? आपके याद में होगा कि 35 पंक्चर का बहुत आप लोगों ने और आपके लीडर इमरान खान साहब की जानिब से बतौर अपोजिशन होते हुए बहुत बात की गई, और 2-3 साल ये करने के बाद आखिर उसको एक सियासी बयान कह दिया गया था। ये ना हो कि मुस्तकबिल में ये भी कोई सियासी बयान बन जाए। आयशा, मैं क्योंकि अभी मैंने पहले कहा कि इसके बारे में अभी मेरी बात नहीं हुई, पार्लिमानी मीटिंग होगी तो ज़रूर इंशाल्लाह वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट होगी, कैथारसिस होगा कि हाँ वाकई। देखिए, एक जिम्मेदार मिनिस्टर जो है वो अगर एक बात कर रहा है तो वो हवा में तो नहीं कर सकता, अगर हवा में करेगा तो उसमें वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो गवर्नमेंट को एम्बैरेस करे। तो इसका मतलब है कि कोई फिशी तो है जिसके मुतालिक इतना देखें, इलेक्शन कमीशन का काम था जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने आर्डर भी पास किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन में चाहिए तो था कि उसने एक बड़ा वाज़ेह आर्डर दिया था कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने इस सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाए, लेकिन ऐसे उसने कोई इक़दामात नहीं किए। उसके बाद आपने जो देखा कि वही इल्ज़ामात की सियासत हुई
तो हम तो इस एम्बेरसमेंट से कौम को बचाना चाहते हैं और हम समझते हैं कि ऐसा निज़ाम लेके आए कि कौम पूरे अपने उन लोगों को मुंतखब करे जिन्हें वो चाहती है और एक ऐसी ट्रांसपेरेंट अंदाज के साथ इलेक्शन हो ताकि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। ठीक है, आपके पिछले जो है 70-72 साल की लेकिन उससे पहले कानून साजी जरूरी है। मैं वापस आती हूँ कि कानून साजी होगी कैसे जबकि सेनेट की कायमा कमेटी में इसको नहीं लिया गया। अता तारड़ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, ये फरमाइएगा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हुकूमत की जानिब से संगीन इल्जामात, और अमजद साहब अभी कह भी रहे हैं कि धुआं तभी उठता है जब कुछ होता है, तो अभी आप लोग ऑपोजिशन बराए ऑपोजिशन करने जा रहे हैं या फिर कोई हिकमत अमली मौजूद है? क्योंकि खुद मुनक़सिम ऑपोजिशन दिखती नहीं कि किसी मामले पर कोई स्टैंड है या स्टैंडिंग है। आयशा साहिबा बहुत शुक्रिया। एक तो मैं ये मानता हूं कि ये आज़म सवाती साहब ने इमरान खान साहब की हिदायत पर स्टेटमेंट दी है। इमरान खान साहब को बड़े गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि जो डाका इनके लोग डालना चाहते थे डस्का जैसे इलेक्शन के अंदर और बाकी इलेक्शनों में, इलेक्शन कमीशन ने वहां एक्शन लिया है। और मुझे बताइए, इस मुल्क की तारीख में मुझे कोई और इंस्टेंस बता दें जहां पे 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा कर लिया गया हो, पूरी रात उनको मगवी के तौर पे रखा गया हो और सुबह उनको बाजियाब करवाया गया हो, जहां पे पुलिस सरेआम फायरिंग करे, जहां पे लोगों का कत्लेआम हो जाए। तो ये हुक्मरान जमात जो तब्दीली के नाम पर आई थी, मुझे तो समझ नहीं आता कि ये चाहते क्या हैं कि आप एक पार्लियामेंट्री फोरम पे बैठ के कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दो। मुझे तो समझ नहीं आती कि एक आईनी इदारा है, आपके जज्बात क्या इतने आपे से बाहर हो गए हैं कि आप एक आईनी इदारे के बारे में कहते हैं कि इसको आग लगा दें? और ये कोई नई बात नहीं है, इनके लीडर की ये एक पॉलिसी है, धरनों के दौरान ठोक दो, मार दो, फांसी दे दूंगा आईजी को, उल्टा लटका के मारूंगा, फेंटा लगा दूंगा। ये तो आम थाम अल्फाज ये इस्तेमाल करते हैं। और मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है कि आप लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया है? पूछे परवेज खटक से, क्या यह हुकूमत का तजवीज करदा नाम नहीं था? क्या ये इलेक्शन कमिश्नर किसी ऑपोजिशन जमात की तरफ से लगे हैं? आप लोग खुद चॉइसेस करते हैं, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जिसको आप लगाएं वो आपके लिए स्याह भी करे, वो आपके लिए सफेद भी करे और आपके किसी गलत काम को ना रोके। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, ये थर्ड क्लास पीस ऑफ लेजिस्लेशन है, इट इज ए पीस ऑफ क्रैप, आई एम सॉरी। पहली शिक उसकी ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल शैल बी पार्ट ऑफ एसेट्स। ताज हैदर साहब बैठे हैं, मुझे ये बताएं कि अकाउंट्स रिसीवेबल बीइंग पार्ट ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है? मियां नवाज शरीफ साहब के लिए शिक लाई जा रही है। दूसरा, फैसल वाडा, उसके लिए एक शिक लाई गई है कि जब आप नॉमिनेशन पेपर्स जिस दिन जमा कराएंगे उस दिन से आपकी सारी चीजें ऑन ओथ उसको जांचा नहीं जाएगा, वो स्क्रूटनी की स्टेज पे जांचा जाएगा। और इस शिक का इतलाक 2017 से होगा। जब आप अपने लोगों के लिए पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाते हैं तो ये कौन से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं? आपके बड़े चहीते होंगे फैसल वाडा साहब, मेरे तो नहीं है, को पाकिस्तान के चहीते तो नहीं है। उस शख्स के लिए एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन क्यों लाई जा रही है? इन्होंने पार्लियामेंट का भी मजाक बना दिया है, इन्होंने इस मुल्क का भी तमाशा लगा दिया है। ना इनकी कोई डोमेस्टिक पॉलिसी है, ना इनकी कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना इनको हाउस चलाना आता है। बात बात पे रूल्स को ओवर रूल करके ये बुलडोज करके लेजिस्लेशन पास करवा लेते हैं जो इनका दिल करता है। स्टैंडिंग कमेटीज में अभी पीछे इतना बड़ा तमाशा हुआ जब नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन की चेयरपर्सन को धांधली करके इन्होंने नीलूफर बख्तियार को इलेक्ट करवा दिया। ये लोग क्योंकि धांधली ज्यादा इलेक्शन की पैदावार है, ये चाहते हैं कि सारा सिस्टम धांधली के तहत चले। इनमें चंद लोग हैं गिने चुने जिनको थोड़ी दो सवाल इस पर बनते हैं। मैंने आपसे पूछा कि ऑपोजिशन की क्या स्टैंडिंग है, आप लोग इतने इनइफेक्टिव हैं, गैर मौसर हैं। आप जो कह रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन, फवाद चौधरी साहब आपको लेकर कुछ और कह रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को आपके साथ टैग कर रहे हैं। पार्लियामेंट को मान के चलना होगा और अभी यहाँ पे अमजद साहब ने कह दिया कि बाइंडिंग होगा अगर पार्लियामान ने मंजूर कर दिया। अता साहब, मगर आप मेरी बात सुने ना, जो ताज हैदर साहब बैठे हैं, इनकी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट में, इनसे पूछें क्या आजम तारड़ साहब इनकी मावनत नहीं कर रहे? क्या तमाम ऑपोजिशन पार्टी के अराकीन जो इस स्टैंडिंग कमेटी जिसके पास लीगली ये लेजिस्लेशन आई है,
जिसने इस पे वोट भी करना है, जिसने अपनी कानूनी राय भी देनी है, जिसने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के आरा लेनी है और इस लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट्स करनी है, इसको फाइनल करके सेनेट के सामने ले करना है। वहां पे हुकूमत ने क्या सलूक किया? जहां पे ऑपोजिशन जॉइंट है, ऑपोजिशन की अच्छी कोऑर्डिनेशन है, पिछले कई माह से इस स्टैंडिंग कमेटी में ये लेजिस्लेशन है, तो फवाद चौधरी साहब तो देखें इब्नुल वक्त आदमी है। आज कल कोई पता नहीं हमारी पार्टी में हमारे राब्ते हैं इनके साथ। अच्छा। अभी भी एक इशू पे इन्होंने मुझे एक पैगाम भिजवाया है और मैंने उस पर कान नहीं धरे। ये मिली भगत करना चाहते हैं कई इश्यूज पे, और ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूं कि फवाद चौधरी ने मुझे एक पैगाम भिजवाया है। बात ये है कि आप मीठा मीठा हाफा कड़वा कड़वा थू ना करें। पैगाम ईवीएम पर भिजवाया है? ये इलेक्शन कमीशन की जो नए मेंबरान की तैनाती है उस हवाले से पैगाम भिजवाया है। टीवी पे आके और बात करते हैं, बैक चैनल से आप इस तरह के हमें फजूल पैगाम भिजवाते हैं। इससे गुरेज करें, या तो हमारे से राब्ता ना करें। सर आप ऑपोजिशन है, क्यों ना राब्ता करें? अता तारड़ साहब मिलकर मुश्तरका तौर पर कायदे ऐवान और ऑपोजिशन लीडर ने बात करनी। नहीं, फिर इमरान खान को बेवकूफ ना बनाए फवाद चौधरी। फिर टीवी पे आके मत कहें कि ऑपोजिशन ये ऑपोजिशन वो है। जब आप बैक चैनल से राब्ते कर रहे हैं और मनमानियां करना चाहते हैं कुछ इश्यूज के ऊपर, फिर ये काम ना करें। इलेक्शन आपको किसने कहा बैक चैनल से? हो सकता है वजीर आज़म इमरान खान के कहने पर राब्ता किया हो आपसे। नहीं, ये मुझे नहीं लगता। और देखिए दूसरी बात ये है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती है, पूछे ना आपने क्यों लगाया तब? अब अगर वो मेरिट पे कोई काम कर रहे हैं और इदारा आपकी जो आप मनमानी चाहते हैं वो नहीं कर रहा, और आपको डस्का में भी जो हार हुई, आपने जो वहां लोगों को कत्ल करवाया, दिन दहाड़े आपने डाके डलवाए वोट के ऊपर, उस पर अगर एक्शन लिया गया तो आपको अब क्या प्रॉब्लम है? बट मैं तो ये समझने अभी से उनको कासिर चीफ हूं। इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज है, माजी में आपको एतराज, पीपल्स पार्टी को भी एतराज रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर। अता साहब कोई भी मुतमिन तो नहीं आप तीनों में से इंतखाबी निजाम और इसके निजाम को लेकर? देखिए माजी में जो आरटीएस बैठा, जिस तरीके से इलेक्शन डे पर धांधली हुई, जो प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, इलेक्शन डे रिगिंग, मुझे बताएं ना, मैं अब आपको बात ओपन कर देता हूं। उस वक्त के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब फतेह मोहम्मद को किस हैसियत से आपने कैबिनेट का मेंबर बनाया है? आप चेक कर लें। इस वक्त काबीना के अंदर स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर बाबर याकूब साहब बैठे हुए हैं। उनको इनाम दिया गया है 2018 का कि उन्होंने धांधली में अपना किरदार अदा किया। आज आपने उनको SAPM बना दिया है। तो देखिए तहरीक इंसाफ को एक बात माननी पड़ेगी इनकी, ये जो गलत कारियां करते हैं, जो डाके डालते हैं, जो भी ये गलत काम करते हैं, दीदा दलेरी से करते हैं, इतना इनको मैं क्रेडिट देता हूं। ये शर्माते नहीं है उस चीज में और बिल्कुल घबराते भी नहीं है। ये बिल्कुल इनको क्रेडिट जाता है। चले, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी शर्माते या घबराते होते तो आज पार्लियामेंट का ये हाल ना होता जो इन्होंने कर दिया। मैं सेनेटर ताज साहब से इस पे रिस्पांस ले लूं। सेनेटर साहब, ये भी मैंने जो बात की है इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो संगीन इल्जामात हैं, आप सबको इख्तलाफ तो रहा बहुत से मामलात को लेकर, मगर हुकूमत राइट नाउ बड़े संगीन इल्जामात चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन कमीशन पर उठा रही है। मौक़िफ़ क्या है? क्या सबूत मांगे जाएंगे इस मामले पर? आप लोगों की स्टैंडिंग क्या होगी अगर ये ज्वाइंट सेशन में आ जाता है? छोड़िए बीबी, ऐसे गुस्से में बातें निकल जाती हैं मुंह से, इमोशंस के अंदर। अब आप देख लीजिए कि जो ख़त मेरे नाम है उसमें कोई 150 अरब का ख़र्चा बताया है इलेक्शन कमीशन ने कि साहब EVM से इतना ख़र्चा होगा। हुकूमत कह रही है हम आपको दे देंगे। तो उस 150 में जो अगर करप्शन करना हो तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर ये कह रहा है कि साहब ये पैसे हमें नहीं चाहिए तो उसके बाद भी वो करप्ट है। यानी वो कह रहे हैं कि जी आप ये पैसे हमें, ये कह रहे हैं नहीं हम आपको पैसे देंगे। सारा झगड़ा ये है कि मशीनें कहाँ से आएंगी, क्या आएगा, किसने। तो वो एक किस तरीके से आप हर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप अपोजिशन के हो गए। अब सिंध में जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पे हमारी हालत की हुई है, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि साहब हमारी अपील जॉइंट पार्लियामेंट के अंदर है कि हमारी आबादी में 30% की कमी की गई है, उसका तो फैसला होने दें। वो कहते हैं नहीं जनाब, क्योंकि आपके एतराज़ के बावजूद CCI ने आपकी पॉपुलेशन कम कर दी थी, उन फिगर्स को, जाली फिगर्स को वैलिडेट कर दिया था, इसलिए आपको इलेक्शन कराने। हम कहते हैं साहब बिस्मिल्लाह की। अब ये जो चीज़ है एक इस तरीके से तो नहीं। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँ
कि उस झगड़े की वजह से, और मैंने बार बार मोहतरम एडवाइज़र से ये कहा कि आपकी क्या तरजीहात हैं, हमें इस बिल पे बात करनी है, आप इस बिल पे आइए, जो भी आपके इलेक्शन कमीशन के बातें हैं उन पे आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मुझे लिख के दे दीजिए, मैं इसको शामिल कर देता हूँ रिपोर्ट के अंदर, लेकिन इस वक्त तो इस बिल पे बात कीजिए ना। और उसकी वजह से बड़ी अच्छी तजावीज़ जो कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में एक मेरी तरफ से आई थी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो सिस्टम डाला जा सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर आइडेंटिटी कार्ड लेने वाला बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराता है, तो हर वोटर उस मरहले से गुजर चुका है और उस पर एतबार करता है। इसी तरीके से मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब ने एक तरीक़ाकार दिया कि वो अपने बैलेट पेपर इशू किया जाए, वोटर उस पर स्टैंप लगाए और उसको एक मशीन में से गुजार दिया जाए और बाद में बैलेट बॉक्स के अंदर डाल दिया जाए। अब ये तजावीज़ थी कि जिन पे हमें बात करके इनको फाइनल करना था। इसी तरीके से जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी थे उनके लिए तजावीज़ थी कि भाई ये तरीके जो हैं आई वोटिंग के या पोस्टल बैलेट के या एम्बेसियों में जाके इसके अंदर मुश्किलात हैं, ये नहीं हो सकते, तो क्यों ना हम ये राय दें कि रिज़र्व सीट्स बना के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए हम जिस तरीके से ख़वातीन की रिज़र्व सीट्स से होती हैं इस तरीके से हम बैरून मुल्क पाकिस्तान की उनकी नुमाइंदगी तो शुरू हो। अगर कोई तरीक़ेकार नहीं भी है तो हम इनडायरेक्ट तरीके से उनकी नुमाइंदगी कर दें। अब ये सारी की सारी तजावीज़ जो थी वो सिर्फ इसमें कि तुम करप्ट हो और तुम करप्ट हो और हम तुम्हें देख लेंगे। एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, लेकिन बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया है कि हुकूमत की हाथ इंतखाबी इस्लाहात से ज्यादा जो गुज़िश्ता रोज के इजलास रहे उसमें इलेक्शन कमीशन के साथ सींग फंसाना था, ये क्यों है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अमजद नियाजी साहब, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है, इसके बावजूद ज्वाइंट सेशन में हुकूमत इसको लाने जा रही है। बीबी मुस्तरद नहीं किया है। मैं कहूँगा कि बात करूँगा कि एक तो मेरे भाई को नज़र आता है जो शख्स जहाँ से उनको अदालतों ने नायल किया उन्हीं के गिर्द वो उनकी पॉलिटिक्स घूम रही है। चाहिए ये तो आज ये आगे की तरफ बढ़ते अगर इनके पास कोई लीडरशिप है। अगर इनकी लीडरशिप को कोई रिलीफ देता है तो इनको वो कहते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। जब इनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट आती है, रिमार्क्स आते हैं अदालतों के या फैसले आते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। पहली बात है। अब मैं आ गया अभी बिल, आप जैसा कि खुद ताज हैदर साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वजाहत कर दिया है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है। मिनिस्टर अली मोहम्मद खान पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं और इन्होंने खुद माना है कि उन्होंने बड़ी मुस्बित तजावीज़ दी हैं। बाकी वहाँ पे जो कुछ हुआ, मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से कहीं होगा, लेकिन मिनिस्टर जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है उन्होंने तजावीज़ दी हैं और मेरा ख्याल है हम किसी बेहतर फैसले तक जा सकते हैं अगर हम जाना चाहें। देखिए मसाइल का हल इसमें कोई शक नहीं है, कोई झगड़ों में तो रखा नहीं है। बेहतर ये है कि हम कौम को इस जो अजियत से निजात दिला सकें और साबित कर सकें कि हम एक ज़िम्मेदार लोग हैं। अभी आपके इन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट को जो है बेतौकीर ये करते हैं, तो आप खुद सोचें कि जब पार्लियामेंट के इजलास होते हैं ये बाईकाट ये कर लेते हैं। कोई अपने अंदर हौसला पैदा करें कि गवर्नमेंट को बर्दाश्त करें और बुर्ज़े इमरान खान से बाहर आ जाएं और सोचें कि ये पार्लियामेंट इनकी अपनी पार्लियामेंट है। अगर ये वहाँ पे लेजिस्लेशन को सीरियस लेते हैं और वो नुकात उठाते हैं तो देखिए गवर्नमेंट को कोई इतराज़ नहीं है। बाकी वो हमारी ज़बान में कहते हैं कि जी कोई आटा जो गूंद रही है वो हिलती क्यों है, तो इसका कोई हमारे पास हल नहीं है। ये लेकिन अमजद साहब, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो, मुस्लिम लीग नून, ये सब कह रहे हैं इसको ट्रस्ट करने को तैयार क्यों नहीं है। आप पार्लियामेंट में इन्हें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लाते इन इंतखाबी इस्लाहात को लेकर? वो तो इसको धांधली कह रहे हैं, प्री पोल कह रहे हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन चोरी करने की। आयशा देखे, आयशा बात जो है बड़ी सच्ची और खरी बात है। नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में इनके मेंबरान हैं, क्या नहीं है तो मुझे बता दें। नेशनल असेंबली के अंदर इनकी मतलब वहाँ पे अपोजिशन कोई बिल्डोज तो नहीं कर सकता ना। अगर ये
समझते हैं कि हमने सीरियस और पार्लियामेंट को सॉवरन बनाना है, तो वहां पे अपना ये डिक्टेशन लेते हैं बाहर से, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। अगर ये मुखलिस हैं कौम के साथ और पार्लियामेंट को ये समझते हैं कि आर्टिकल 65 के नीचे जो हम चले इनका इखलास तो मैं इनसे पूछती हूँ, ये फरमाइएगा क्या ज्वाइंट सेशन में ला रहे हैं इसको अभी या नहीं? अपनी जो वफादारियां हैं इस कौम के अमजद साथ, साहब इनका इखलास इनसे पूछेंगे, आप क्या ज्वाइंट सेशन में अभी ला रहे हैं इस बिल को? नहीं, मैं अभी इसके बारे में बीवी कमेटी के बारे में मैं कुछ वजाहत करना चाहता हूँ, 1 मिनट अगर दें। अभी कबल वक्त है। अच्छा कबल अज़ वक्त है, तय नहीं हुआ, ठीक है ठीक है, कबल अज़ वक्त है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन चीजें कबल अज़ वक्त है। ठीक है जी सेनेटर साहब जी। देखिए 33 ऐसी शिकें हैं, क्लॉजेस कि जिनको अपने इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया है और ऑपोजिशन ने कहा कि ये बिल के अंदर बेहतरी लाती हैं। 29 ऐसे क्लॉजेस हैं और मैं फिर मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब को इसका क्रेडिट दूंगा। उन्होंने पहले ही दिन ये कहा कि जो ऐसे क्लॉजेस हैं जो आइन से मुतसादिम हैं, हम आपके साथ हैं, हम उनको नहीं टच करेंगे। 29 ऐसे या उन्होंने कहा कि जो ईसीपी की पावर्स को कम करते हैं, वो भी एक आईनी बात है। 29 ऐसे क्लॉजेस हैं कि जिनको रद्द किया गया गवर्नमेंट की मंजूरी से, अली मोहम्मद खान साहब की मंजूरी से, कि जनाब ये क्लॉजेज ऐसे हैं कि जो आइन से मुतसादिम हैं। अच्छा, कोई 15 ऐसे क्लॉजेज हैं जिनमें मामूली रद्दो बदल करके इत्तेफाक राय था। अब हम आ रहे थे उनकी तरफ, वो 2 क्लॉजेज के जिन पे एक डिबेट पाई जाती थी, उनके भी हल हमारे पास मौजूद थे। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये झगड़ा किया गया। देखिए, एक लेडी सेनेटर साहिबा को बिल्कुल आखिरी वक्त में डाला गया था कमेटी के अंदर, और मुझे भी एतराज़ था। मैंने चेयरमैन साहब को लिखा, डिबेट हुई उसके ऊपर। मैंने बैठते ही सुबह मैंने कहा कि जनाब चेयरमैन साहब ने ऑर्डर किए हैं, मैं कोई बुरी रवायत कायम नहीं करना चाहता, और मेरी रूलिंग ये है कि मैं उन्हें वेलकम करता हूँ, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। 2.5 घंटे गुजर गए, मुझसे कहा जा रहा है कि जी आप ऑनलाइन वोटिंग का हक दे दें, जो कि गैर आईनी है। उनको वहाँ से और कहा जा रहा है कि जनाब इसी इमारत में वो मौजूद हैं, तो भाई आप उनको लेके तो आइए। यानी इतनी इनएफिशिएंसी इसलिए कि हमें झगड़ा करना है। अगर वो आ जाती तो वोटिंग में बरतरी गवर्नमेंट की होती। सेनेटर साहब माजरत के साथ जरा खुल के फरमाइए ना, फिर प्रॉब्लम किसने की? आप सब कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान साहब कोऑपरेटिव भी थे, सब कुछ बड़ा अच्छा भी हो रहा है, चीजें मूव फॉरवर्ड भी हो रही थी। मैं आपसे अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन ने खत दिया था, रात 9 बजे मुझे मिला था। उससे पहले भी वो एक लिस्ट दे चुके थे जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अच्छा, वहाँ आए तो एडवाइज़र साहब ने कहा कि मुझे इनका जवाब देना है। मैंने उनसे गुजारिश की कि आप इसमें ना पढ़ें, आप हमें आप बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दीजिएगा, हम इन क्लॉजेस पे, बिल पे बात करते हैं। उन्होंने ज़िद की। अच्छा, एक बात उनकी थी, जो लेटर था उस पर टॉपिक लिखा था रिजर्वेशंस, तो उन्होंने कहा जी ये रिजर्वेशन करने वाले कौन है? मैंने काट के, और मैंने कहा जी सबमिशंस कर दें। सेक्रेटरी बैठे थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम हाजिर हैं। ठीक है। इसके अलावा एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा है पूरी मीटिंग में। तो फिर सेनेटर साहब डेकोरम खराब भी हुकूमत की तरफ से किया गया ना। मैं फिर अता साहब ये फरमाइए। नहीं मुझे जी नहीं, हुकूमत के अगर अली मोहम्मद खान हैं तो वो बहुत अच्छी तरह बात कर रहे थे, और मैं रिपोर्ट के अंदर भी मैंने उनको क्रेडिट दिया है कि उनका बड़ा पॉजिटिव। मैं इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता था मैं आपके साथ, लेकिन एडवाइजर साहब आ गए। अच्छा, स्वाति साहब जो इतना कोऑपरेट करते रहे थे कमेटी में, उनको पता नहीं तो क्या अभी हो गया। आपके सामने अता साहब ने कहा तो है कि वो वजीर आजम के कहने पर उन्होंने सब कुछ कहा, ये भी वो कह रहे थे। तो अब यही तो मामला है। मुझे नहीं पता, वजीर आजम साहब से मेरी मुझे ये डर पैदा हो गया उनके दौरे जवानी की मुलाकात है मुझसे। कहीं अली मोहम्मद खान का सर ना ले जाएं। मुझे अली मोहम्मद खान के लिए परेशानी लाहक हो गई है, जितनी तारीफ इन्होंने कर दी है। पहले इमरान खान साहब उन्हें कहते हैं कि तुम चोर को चोर, डाकू को डाकू नहीं कहते, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम मफामत की बात करते असेंबली के अंदर। मुझे बड़ी शदीद परेशानी है। अली मोहम्मद खान बहुत बुरा आदमी है,
वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है और पता नहीं क्यों आप उसने उनको सेव cooperate कर रहे किया, हैं, आप बचाने की बेचारे कोशिश की ना नौकरी करें। नहीं ये नहीं, अमजद लेकिन साहब ने उनका अभी जो कहा है रवैया था, वो बड़ा कि पता नहीं मुस्बत है कि ज्वाइंट सेशन में आता है कि नहीं। आपके पास क्या खबर है, ज्वाइंट सेशन में बिल आ सकता है? कोई प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है अपोजिशन की ज्वाइंट सेशन को लेकर? अता साहब सारी प्लानिंग ही है ना। ज्वाइंट सेशन में ये सेनेट का बिल्कुल आ रहा है बिल, 60 जी, दिन जी, से आ नहीं रहा आया है। इजलास। खबर भी देखिए है। अमजद साहब, आपको हमें- पता नहीं, अता साहब को हमें- पता है कि बिल आ रहा है। हमें नहीं, मुझे इसलिए पता है कि बाबर अवान साहब इस पे ट्वीट कर बैठे हैं। बाबर अवान साहब इस पे बोल चुके हैं और उन्होंने कहा है कि ईवीएम्स पे और ओवरसीज वोटिंग के ऊपर हम ये दोनों बिल मुश्तरका सेशन में लेके आ रहे हैं। और क्योंकि मैं सेशंस के दौरान इस्लामाबाद होता हूं तो मुझे ये भी इतला है कि जो बुध वाले दिन जो सेशन आ रहा है, उस सेशन में जॉइंट सेशन का मोशन मूव किया जाएगा और हो सकता है कि उसी दिन या उससे अगले दिन जॉइंट सेशन इन दोनों इश्यूज पे बुला लिया जाए। ऑपोजिशन इस पे तैयारी भरपूर कर रही है और पार्लियामान के अंदर हमारा तमाम पॉलिटिकल तैयारी क्या है? बॉयकॉट करेंगे, ऑपोजिशन इकट्ठी होगी। सर क्या करने जा रहे हैं? अगर आप बॉयकॉट मिलकर सब करते हैं तो एक तरह का अदम एतमाद होगा। ये भी देखिए, इस इशू पे तो मेरा ख्याल है हमें सबसे राब्ता करना चाहिए, हुकूमती बेंचेस से भी राब्ता करना चाहिए। और जो कुछ नाराज अरकान हैं, जो कुछ मौक़ों पर नाराज होते हैं, दूसरे मौक़ों पर खुश होते हैं, उन नाराज अरकान के साथ भी एक कप चाय का पी लेना चाहिए। इसमें कोई मजायका नहीं है। तो क्या पता किस होता बात का इतराज है? रोक पाएंगे या वो कह रहे हैं कि बाइंडिंग हो जाएगा? अगर ये मंजूर हो गया तो बाइंडिंग हो जाएगा ईसी के ऊपर, ये अमजद साहब कह रहे हैं। बाइंडिंग जरूर हो जाएगा, मगर देखिए हम इसमें भरपूर जोर लगाएंगे और हर मेंबर से राब्ता करेंगे, हर जमात से राब्ता करेंगे और इस बिल को रोकने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। और ये जॉइंट कमजोर सी कोई जद्दोजहद है अमजद साहब, मेरे ख्याल ज्यादा मुतमिन होता है। साहब ये बाइंडिंग हो जाएगा अगर एक बार ज्वाइंट सेशन से हो जाता है, ये निकल जाता है बिल? बीबी देखें आईनी पोजीशन ये है कि सिर्फ यही बिल नहीं, 21 दूसरे बिल जो कि नेशनल असेंबली ने आधे घंटे में पास किए थे, उन सबको जॉइंट सेशन में जाना है क्योंकि सेनेट का इजलास नहीं बुलाया गया 60 दिन से। और अगर सेनेट 90 दिन के अंदर बिल आने के 90 दिन के अंदर वो टेकअप नहीं करती तो फिर जॉइंट सेशन के अंदर जाता है। 90 दिन गुजर चुके हैं। तो इसकी, और मैंने पहले ही कमेटी में बैठते ही कहा था कि भाई इस पे कुछ मुस्बत तजावीज़ हम दे दें क्योंकि बिल को तो जॉइंट सेशन में जाना है। हम मुस्बत तजावीज़ लेके उस जॉइंट सेशन के अंदर जाएं और कहें कि साहब हमारा ये ख्याल है, इस पर आप भी गौर कर लीजिए। बिल तो जाना है जॉइंट सेशन में, लेकिन अगर उसमें भी जॉइंट सेशन में मंजूर करवा लेगी हुकूमत। देखिए ये करवा ले, दानिशमंदी तो नहीं होगी ना। ये ऐसे कानून पास करना कि जिनके ऊपर अमजद साहब किस दानिशमंदी की तवक्को की जाए? यकलख्त ईवीएम के इतलाक पर मजीद है, मंजूर करवा लेंगे आप लोग, ऑपोजिशन जहां मर्जी जाए। आप कर ले, अली मोहम्मद खान साहब से पूछ लीजिए। अभी भी कह रहे हैं, खुद ताज हैदर साहब मान भी रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कोऑपरेट कर रहे थे। सर सिर्फ अली मोहम्मद खान साहब की तारीफ की है, मुस्तकिल और अता साहब ने उस पे कंसर्न जाहिर भी कर दिया है। बात मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि ये कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ कुछ, इनकी अपनी बातों में कंट्रडिक्शन है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार और सावरन इदारा है। जो फैसला पार्लियामेंट के अंदर होगा जॉइंट सेशन में, अगर जॉइंट सेशन में बिल आते हैं, अगर मेंबरान असम्बली जो है उसको वोट करते हैं तो हम कौन होते हैं उसको रिजेक्ट करने वाले? और रिजेक्ट कर भी नहीं सकते। और फिर आईनी इदारों पे ये बाइंडिंग है, ये कानून साजी के उसके ऊपर उन्होंने अमल करना है, उसके डाट ठीक है। मगर अखलाकी पोजीशन जरूर चैलेंज होती है कि पार्लियामान के अंदर कानून लाया जाए। आशा कानून जो है मेरे ख्याल से एक बिल पास करा लीजिए। एक बिल पास, मेरी मुकम्मल मेरी बात सुने। नहीं, एक बिल पास करा लीजिए। कह दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि आए आप, अगर कोई बेहतर सर वो बैठते हैं तो आप एनआरओ के नारे लगाते हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। ताज साहब आप मुख्तसर कहना चाहें तो कह दें। इनका इखलाक से क्या ताल्लुक है? आपको किसने कह दिया कि सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी कानून एक बिल पास कर लीजिए कि इलेक्शन कमीशन को खत्म किया जाए। वो उसके लिए भी तैयार हैं। कल जैसी बातें वो जरा ने की में शहंशाहियत कर दी जाए। चलें जी, शहंशाहियत की जाए मुल्क में। छोड़िए, इतने इस्लामी मुल्कों में बादशाह बैठे हैं, हमारे यहाँ भी बादशाह बैठे। क्या पता कहीं इस पे भी गौर हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद 9-11 के बाद क्या कुछ बदला, क्या खोया और क्या पाया, इस ब्रेक के बाद। बीस साल कबल 9/11 हुआ था और उससे पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। बज़ाहिर अमरीका पुरसुकून था। 9/11 के बाद
अमरीकी अफवाज, नेटो अफवाज आ गई अफगानिस्तान में। तालिबान दौर का खात्मा हुआ। आज 20 साल बाद अमरीका और नेटो अफवाज वापस जा चुकी हैं और फिर तालिबान की हुकूमत है। हम बात करेंगे कि आखिर इन 20 साल में क्या खोया और क्या पाया। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार फैज़ रहमान साहब वाशिंगटन से मौजूद हैं। फैज़ साहब, ये कहिएगा, दुनिया क्या 20 साल बाद वहीं खड़ी है? क्या अमरीका 20 साल बाद वहीं खड़ा है? अफगानिस्तान में तो आज फिर तालिबान की हुकूमत है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, इसका मुख्तसर जवाब तो ये है कि अमेरिका बेसिकली उससे अगर आप सिक्योरिटी और उसके हवाले से देखें तो ज़ाहिर है ओवरऑल मजमूई जो सूरत हाल है वो शायद बेहतर हो, लेकिन जो इनके अहदाफ थे अफ़गानिस्तान में उसके लिहाज से तो अमेरिका बहुत पीछे गया है। 20 साल पहले जो इन्होंने वादे करके और जो अहदाफ मुकर्रर करके इस छोटे से गरीब मुल्क पर हमला किया था इतने नेटो ममालिक के साथ मिलकर, आज अफ़गानिस्तान की मजमूई सूरत हाल उससे बदतर है। तालिबान वहाँ पर दोबारा आ चुके हैं और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ वापस आए हैं और ख़ुद इनकी ईमा पर इनके अपने साथ इनकी मंजूरी के साथ अमेरिकन्स और ऑफ कोर्स वेस्टर्न जो ममालिक हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि 20 साल आयशा ये जो कहानी है ये अमरीकी नालायकी, अमरीकी लालच और इनका जो एक खुद गर्ज़ाना जो फ़ॉरेन पॉलिसी रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, उसका एक भरपूर मुज़ाहरा आपको देखने में आया है। और जो इस वक्त जो यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि 6 महीने हुए थे अभी अफ़गानिस्तान पर हमला किए हुए और सदर जॉर्ज बुश को ये नहीं मालूम था कि वहाँ पर अमेरिकन अफ़वाज का सुप्रीम कमांडर कौन है। यानी इस हद तक उनकी जो एक तवज्जो उस छोटे से मुल्क पर हमला कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, लेकिन उन्होंने फ़ौरन फिर उसके बाद इराक़ पर तवज्जो देना शुरू कर दी और इराक़ पर हमले की तैयारी शुरू की और अफ़गानिस्तान को बिल्कुल ऐसा बेयार मददगार छोड़ा। लेकिन मतलब $2 ट्रिलियन की इस कहिए कि खर्चे के बाद 6000 से ज़ायद अमरीकी, जिसमें तकरीबन 3000 उनके कॉन्ट्रैक्टर्स और 3000 इनके फ़ौजी और फिर हज़ारों लाखों अफ़गान अवाम, मासूम अवाम वहाँ मारे गए। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि जो सब कुछ नतीजा जो है वो दुनिया जो है कम वो रीजन अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि वो इलाका, वो रीजन पीछे गया है। फैज़ साहब, यकीनन 9/11 के असरात अमेरिका या अफगानिस्तान नहीं, पूरी दुनिया, इस खित्ते हर जगह पर है। बिलखुसूस पाकिस्तान ने अगर देखा जाए या फिर दुनिया ने, अमेरिका ने 2-3 जगहों पे सेपरेटली रखा जाए तो किसको कुछ हासिल भी हुआ या सबने खोया है इसमें? देखिए, हम लोगों को नुकसान हुआ। अमेरिका, चूँकि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ मुख्तलिफ मुकामात पर, चूँकि एक बहुत बड़ी पावर है, एक इस्टेब्लिश्ड कई सदियों से एक मुल्क आबाद है और उसके अपने इदारे हैं, बहुत मजबूत हैं। तो जब ऐसे ममालिक के लिए, ऐसी ताकतों के लिए ये झटके बर्दाश्त करना निस्बतन आसान होता है और उन्होंने कर ली हैं। उनकी इकॉनमी इतनी बुरी नहीं है, माशरती हालात इतने बुरे नहीं हैं, आगे बढ़ रहा है मुल्क। लेकिन जो छोटे ममालिक होते हैं, जैसे कि मुहावरा है कि जब हाथियों की लड़ाई में असल शामत घास की आती है, तो वो हमारे खित्ते के साथ, और मैं समझता हूँ खुसूसन पाकिस्तान को इसका बेपनाह अगर नुकसान नहीं हुआ है तो कम से कम हमारे माशरे को तब्दील करने में जो पिछले 20 साल की जो वाक़यात हैं उनमें उनका बहुत अहम किरदार रहा है। आज हमारी सोसाइटी एक डिफरेंट सोसाइटी है। मैं समझता हूँ कि अगर 9/11 नहीं होता और शायद मुशर्रफ साहब उस तरह से हथियार सरेंडर नहीं करते अपनी तमाम चीज़ें अमेरिकन्स के साथ और नेटो के साथ, तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। और पाकिस्तान को इन्होंने जिस तरह से एक फ़ोकस में रखा, देखिए हुआ तो ये कि, और अभी फिर वही हो रहा है, यानी इससे पहले भी ये हुआ कि 20 साल पहले आपने हमला किया, आपने एक अफ़गानिस्तान में, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब आपको उसामा बिन लादेन को टेक आउट करना था, मारना था, तो आपने खामोशी से रात की तारीकी में जाकर पाकिस्तान में उसको निकाल लिया और मार भी दिया। क्या ये काम अफ़गानिस्तान के वक्त नहीं हो सकता था? क्या उसके लिए पूरे मुल्क पर हमला करके उस पर कब्ज़ा करना ज़रूरी था? अगर आपको सिर्फ़ एक शख्स से दुश्मनी थी और एक शख्स को ही आप अपने 9/11 के वाक़यात का ज़िम्मेदार समझते थे, तो उस वक्त भी उसामा बिन लादेन को बआसानी निकाला जा सकता था वहाँ से। और ये जो बात आप कह रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या शायद आने वाले वक्त में तारीख में लिखा जाए कि आखिर अमेरिका का इंटेंशन क्या था। लेकिन सवाल आपसे ये कि क्या अमेरिका आज अपने आप को ज्यादा महफूज समझता है, मुकम्मल वाइंड अप है उसका खित्ते से, या इन फ्यूचर वो फिर भी किसी वक्त अफगानिस्तान की तरफ रुख कर सकता है, फौज भेज सकता है?
देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आयशा। उसमें अभी मैं आपको इसका एक हवाला देता हूँ कि यहाँ की जो सेनेटर लिंडज़े ग्रैहाम हैं, बहुत अहम सेनेटर हैं और लिबरल रिपब्लिकन पार्टी के। उन्होंने अभी कहा कि अगर हालात बिगड़े तो हम दोबारा अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। अच्छा, एक हमारे पास एक परसेप्शन ये है आयशा, पाकिस्तान में ख़ुसूसन कि अमेरिकन पॉलिसी सेम रहती है, सिर्फ़ चेहरे बदलते हैं। ये और इसकी मैं भरपूर मुखालफ़त कर चुका हूँ इससे पहले भी इस परसेप्शन की। ऐसा नहीं होता। चेहरे बदलने से पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं और इसका मुज़ाहरा आप पिछले दिनों देख चुके हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि रिपब्लिकन्स 2024 या उसके बाद फिर आते हैं और फिर उनकी वो एक रग भड़केगी अगर जंग करने की, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उस रीजन का फिर किसी न किसी तरीके से ये लोग रुख कर सकते हैं। तो इस वक़्त कोई बात किसी कतईयत के साथ नहीं की जा सकती कि जस्ट बिकॉज़ दे केम बैक कि वो ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो दोबारा वहाँ पर ना जाएँ, और ऐसी बातें रिपब्लिकन पार्टी में ऑलरेडी हो रही हैं। और रिपब्लिकन के जो हॉक्स हैं, यानी जो इन एक इन हार्डलाइनर्स बातों हैं, में बड़ा अहम वो सवाल अभी उठता है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत कायम हो चुकी है। दुनिया के लिए कितनी काबिल कबूल होगी और खुद अमेरिका कितना वक्त लगाएगा कबूल करने के लिए? बहुत सी जगह यह भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के से तो सब कुछ हो रहा है वहां पर। जल्द कबूल करेगा, वक्त लेगा? जी, बिल्कुल। ये आपका आखिरी जुमला ज़्यादा करीने क़यास है और बल्कि सही है कि मैंने कहा भी है कि ये इनकी अपनी ईमा पर हुआ है और इन्होंने वहाँ जो मोस्ट पावरफुल एक मिलिटेंट ग्रुप था, जो पार्टी थी, उसको बेसिकली इक़्तिदार हवाले करके आए हैं। और आप ये देखिए 3 साल जो पहले ज़ालिम खलीलज़ाद साहब ने जो मुज़ाकरात शुरू किए थे, तो तालिबान से शुरू किए थे, क्योंकि वही वहाँ का एक डोमिनेंट एक ग्रुप था। और इनको यही तवक्को है अभी भी कि तालिबान वहाँ पर मामलात को सँभाल लेंगे, स्टेबलाइज़ करेंगे, और यहाँ पर जो है वेट एंड सी की एक पॉलिसी है। और आप ये देखिए कि अभी जो एयरपोर्ट से जो काबुल एयरपोर्ट से जो इनक़ला हुआ है, उसमें कल फिर यहाँ के जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बाकायदा अपने डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट की बात की तालिबान के साथ और उसकी तारीफ़ की कि हमारा जो एंगेजमेंट रहा, बहुत अच्छा रहा। तो ये आज क्योंकि एक बहुत इन्होंने खुद बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया हुआ था वहाँ के मामलात के बारे में, तो इसको बिल्कुल पीछे लेना मुश्किल है, फ़ौरी तौर पर हर चीज़ को तस्लीम करना। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा वक़्त लेंगे ये, वेट एंड सी की पॉलिसी है। कुछ ममालिक हमारे अपने ख़ित्ते के, और हो सकता है कि पाकिस्तान भी बहुत जल्द इस हुकूमत को तस्लीम करे, और उसके बाद फिर आप ये देखेंगे कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता इन द फाइनेंशियल नेम ऑफ असिस्टेंस लेकर स्टेबिलिटी। क्या अमेरिका अफगानिस्तान में, या जो उनके रिजर्व्स बंद पड़े हैं, कोई इजाजतनामे, कुछ ऐसी चीजें सपोर्ट के लिए वो भी शुरू करेगा इससे पहले, या वो भी फिर उसके कबूल करने के बाद? देखिए, कुछ इन्होंने इमदाद तो दिलवाना शुरू कर दी है। इनके जो एलाइज़ हैं, ख़ुसूसन सऊदी अरब वग़ैरह, यूएई और जो दूसरे ममालिक हैं, इसमें जो छोटे ममालिक से ये के ज़रिए इमदाद पहुँचाना वहाँ शुरू करेंगे, और कर दी है शुरू। पाकिस्तान से भी काफ़ी इमदाद जा रही है। लेकिन ये जब खुल के जब उस वक़्त सामने आएँगे जबकि बाकायदा इनको यकीन हो जाएगा कि वाक़ईतन ये एक वायबल सॉल्यूशन है, एक वायबल सेटअप है। अच्छा, उसमें एक बात देखिए बहुत अहम है आयशा, इनको अमेरिकन्स को भी और हमारे अपने पाकिस्तानी अवाम को भी समझना चाहिए कि देखिए ये लोग छोटी-छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वहाँ वो लाठी चार्ज हो रहा है, ये हो रहा है। उससे ज़्यादा जो ब्रूटैलिटी है, पुलिस ब्रूटैलिटी, वो तो अमेरिका की दिखाई जा चुकी है। अभी आपने यहाँ देखा है वाशिंगटन में जो हुआ जनवरी 6 को, और जो पुलिस ने मुज़ाहिरीन के साथ किया, उससे पहले जो ब्लैक लाइव्स मैटर के दौरान जो मुज़ाहरे हुए थे, उसमें जो पुलिस के वाक़यात, ब्रूटैलिटी के वाक़यात हुए थे। तो मुज़ाहरे को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ज़ाहिर है मुज़ाहरे को जब होंगे, उनको डिस्पर्स करने के लिए थोड़ी बहुत फ़ोर्स ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ की जो पॉलिसी करते हुए क्या ये जहां पर इंटरिम सेटअप दिखाई दे रहा है, जो मुकामी हुकूमत बन गई फिलहाल, यहाँ वहां इत्मीनान है वॉशिंगटन में लेकर, या कोई जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट और तमाम चीजों को मुतमईन करना, वो उस हद तक जाएंगे उसको कबूल करने से पहले? इसमें देखिए, मैं नेल्सन मंडेला का एक बहुत बड़ा एक मशहूर एक जवाब है, जब उनसे एक मगरबी सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, आप क्यूबा के साथ बात कर रहे हैं, आप यासर अरफ़ात के साथ बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप ये समझते हैं कि आपका जो दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। जो वहाँ का जो माशरा है वो एक अमरीकी माशरा नहीं है, और यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंकर्स हैं, उनको मालूम है कि अफ़गानिस्तान की एक मशहूर एक मख़सूस माशरती सूरत-ए-हाल है, उसके लिहाज से वो आगे बढ़ेंगे। और वो सिर्फ़ अफ़गानिस्तान तक नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वो चीज़ें नहीं हो सकती, जो हम एक मग़रिबी मेयार के मुताबिक परखते हैं। तो ये समझ बहरहाल है और आगे बढ़ेगी, और इससे मामलात मैं समझता हूँ कि मज़ीद आगे बढ़ते हुए मामलात को बेहतर करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़ रहमान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।